गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है सोइल के बारे में। तो आज हम नया टॉपिक बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मृदा जल के बारे में। तो मृदा जल के बारे में मैंने इससे पहले भी बात की थी जब अपन ने सोइल का कंपोजिशन यानी मृदा संगठन पढ़ा था। पर आज हम थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज ज़्यादा एक पूरा टॉपिक लेके चलेंगे, बिकॉज इससे काफ़ी सवाल बनते हैं 11th में भी, और देन विच इज 11th में भी तो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके आगे वाली क्लास में देन कंपटीशन बेसिस के आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम 3-4 टर्म्स पढ़ेंगे और मृदा जल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मृदा जल। अब मृदा जल की बात करें तो हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि मृदा में 3 तरीके के जल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आर्द्रता ग्राही जल, दूसरा होता है केशी जल, और तीसरा होता है गुरुत्वीय जल। ठीक है, तो मृदा में 3 तरीके के जल पाए जाते हैं। पहला आर्द्रता ग्राही जल, दूसरा होता है केशी जल, और तीसरा होता है गुरुत्वीय जल। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल मतलब यानी आपने कभी देखा होगा कि मृदा सतह, जो मृदा सतह के ऊपर जो मृदा कण होंगे उनमें क्या होता है, बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी उनमें पानी बचता ही नहीं है। तो जब उनमें पानी नहीं रहता या बिल्कुल शुष्क हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नमी को खींच लेते हैं। और मृदा जब ये वायुमंडल से नमी को खींच लेते हैं, ये अपने मृदा कण, तो ये वायुमंडल से नमी को खींचकर एक पतली परत के रूप में जल को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। ये मृदा कण इस जल को आसंजन बल के माध्यम से इस पर चिपकाए लेते हैं। तो ये जो जल होगा वो कहलाएगा आर्द्रता ग्राही जल। इस जल की खासियत ये है कि ये जल होता तो है परंतु पौधे इस जल को उपयोग नहीं कर सकते, यानी पौधों के लिए अनअवेलेबल वाटर माना जाता है, यानी अनुपलब्ध जल माना जाता है। क्लियर है आर्द्रता ग्राही जल के बारे में कि आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है कि जब शुष्क मृदाएं शुष्क होने जब मृदा कण शुष्क होते हैं तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नमी को खींच लेते हैं, और वायुमंडल से नमी को खींचकर उस जल को या उस नमी को अपने ऊपर एक पतली परत के रूप में चिपका लेते हैं। ये जल पतली परत के रूप में इसमें आसंजन बल के द्वारा चिपका रहता है। कौन से बल के माध्यम से? आसंजन। जब ये आसंजन बल के माध्यम से चिपका रहता है, दूसरी बात कि ये जल पौधों को अनुपलब्ध होता है, यानी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता, पौधे इस जल का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात करते हैं आसंजन। इसमें एक बल की बात करें, आसंजन। तो ये 2 बल होते हैं, एक होता है आसंजन बल, एक होता है ससंजन बल। पहले बात करते हैं ससंजन। जब सेम मॉलिक्यूल यानी मृदा को अट्रैक्ट करें, यानी मृदा कण से चिपकेगी या जल से कण से चिपकेगी, यानी जब 2 समान संरचना वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल ससंजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जब मिट्टी के कण को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो ससंजन बल के कारण करेंगे। जब जल का कण H2O दूसरे H2O के कण अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उनके बीच में भी लगने वाला बल कौन सा होगा? ससंजन होगा। दूसरा होता है आसंजन बल। जब 2 असमान मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मृदा या जल, जब 2 असमान मॉलिक्यूल, मृदा अलग है जल अलग है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाते हैं उसको कहेंगे आसंजन बल। तो आई होप आपको याद रहेगा, क्योंकि मिट्टी के कण पानी को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं, अपने ऊपर चिपकाए रखते हैं, तो कौन सा बल लगाएंगे? आसंजन। क्यों? जब 2 असमान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो आसंजन बल, और जब 2 समान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल ससंजन। तो आर्द्रता ग्राही जल समझ में आया क्या होता है? इतना ही पढ़ना है, और इतना ही आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्या होता है, जब मृदा कण शुष्क होते हैं तो वायुमंडल से नमी को अपने ऊपर खींच लेते हैं। ये वायुमंडलीय नमी आसंजन बल के कारण उसके ऊपर चिपकी रहती है, परंतु ये पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है, यानी पौधे इसको नहीं ले पाते।
नेक्स्ट होता है केशीय जल। केशीय जल के बारे में कहा जाए तो पौधों को जो जल प्राप्त होता है या पौधों के लिए जो जल उपयोगी होता है वो होता है केशीय जल। केशीय जल के लिए क्या कहा गया कि जो मृदा कण होते हैं उनके बीच में रंध्र पाए जाते हैं, यानी ये गैप पाया जाता है। तो इन रंध्रों में उपस्थित जल जिसको पौधे ले पाते हैं क्या कहलाता है? केशीय जल। क्या कहेंगे? यानी मृदा पृष्ठ पर उपस्थित जो रंध्र होंगे उन रंध्रों में उपस्थित जल क्या कहलाता है? केशीय जल कहलाता है। ये जो केशीय जल होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है और स्वतंत्र होता है, यानी ये किसी भी बल के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं होता। गतिशील होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और पौधे द्वारा इसको ही ग्रहण किया जाता है। तो पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है? केशीय जल। केशीय जल क्या होता है? जब मृदा कणों के बीच में उपस्थित रंध्रों में जो जल पाया जाएगा ऐसा जल जो ना तो आर्द्रताग्राही जल में है और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे भी नहीं गया है और आर्द्रताग्राही जल भी नहीं है, बीच में उपस्थित है रंध्रों में और पौधों द्वारा जो लिया जाता है क्या कहलाता है? केशीय जल कहलाता है। और पौधों के लिए सबसे मेन जल कौन सा होता है? केशीय जल ही होता है जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल का मतलब मृदा में उपस्थित वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है, यानी जल स्रोतों में वृद्धि करने के काम आता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय जल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय जल का मतलब क्या होगा कि मृदा में उपस्थित अधिकतम जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चली जाती है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय जल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप एक लाइन में समझे तो माना कि आपका खेत है, ये मृदा सतह है, तो मृदा सतह पर वायुमंडल की नमी के कारण जो जल होगा वो होगा आर्द्रताग्राही जल। इन मृदा कणों के बीच में पाए जाने वाली रंध्रों में जो जल होगा वो होगा केशीय जल। और इन रंध्रों के भी नीचे जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई जल नीचे चला जाता है तो वो होगा गुरुत्वीय जल। तो इस प्रकार से मृदा में 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं जल धारण क्षमता का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल धारण क्षमता। अच्छा, जल धारण क्षमता हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, जल अवशोषण क्षमता और जल धारण क्षमता के बारे में। तो जल धारण क्षमता के बारे में क्या कहा गया है कि किसी भी मृदा के द्वारा अपने अंदर होल्ड की हुई अधिकतम जल की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी जल धारण क्षमता। यानी कोई भी मृदा है तो वो जितनी ज्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है, यानी अपने अंदर रखती है, तो वो जो क्षमता होगी होल्ड करके रखने की क्षमता वो कहलाएगी उसकी जल धारण क्षमता। और ये जल धारण क्षमता होती है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, यानी ये पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं गया, ना ही वाष्प बन के उड़ा, सिर्फ किसमें है? मृदा में है और अधिकतम टाइम तक रखती है, तो उसको क्या कहेंगे? जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता समझ में आई होगी? एक बार और देख रहे हैं। जल धारण क्षमता मतलब कि किसी भी मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को एक लंबे टाइम तक अपने अंदर धारण करके रखने की क्षमता क्या कहलाएगी? जल धारण क्षमता कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्र क्षमता। फील्ड कैपेसिटी। अच्छा, क्षेत्र क्षमता के एग्जाम्पल की बात अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, माना ये आपकी मृदा है और ये मृदा कण है, बीच में जो रंध्र है उनमें जल उपस्थित है। ठीक है, ये रंध्र और इन रंध्रों में उपस्थित है जल। तो क्षेत्र क्षमता का मतलब होता है कि आपने पानी को जल निकास द्वारा भी निकाल दिया, यानी ज्यादा एक्स्ट्रा पानी था वो जल निकास की प्रक्रिया के माध्यम से निकल गया। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण कुछ पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला गया, उसके बाद जो मृदा में पानी बचता है वो उसकी क्षेत्र क्षमता कहलाता है। यानी जल निकास एवं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेस्ट हुआ पानी या निकला हुआ पानी, उसके बाद जो जल की मात्रा बचती है वो क्या कहलाती है? क्षेत्र क्षमता। यानी जल निकास एवं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकले हुए पानी के पश्चात जो जल की मात्रा मृदा में बचती है वो क्या कहलाती है? क्षेत्र।
हमने अभी बात की थी कि हम 3-4 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सवाल होती है सीधे सीधे डेफिनेशन में पूछे जाते हैं कि क्षेत्र क्षमता क्या होती है, जलधारण क्षमता क्या होती है। वैसे अब एक और नया टॉपिक है, वो है मलानी बिंदु या मलानी गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है मुर्जान गुणांक। मुर्जान गुणांक मतलब क्या होता है, जब मृदा में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि जिसकी वजह से पौधा क्या होता है, नीचे से जल ले नहीं पाता, परंतु उसमें क्या होता है, लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। तो नीचे से पानी ले नहीं पा रहा और लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चल रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी जो पौधा होता है वो मुरझाया हुआ दिखता है। तो वो जो मुरझाया वाला होता है वो मुरझान कहलाता है। वो पौधे का मुरझाना क्या कहलाता है, मुरझान कहलाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पौधा मुरझाया, आपने जैसे पानी डाला, थोड़ी देर बाद पौधा वापस खुल गया, यानी वापस से पहले की तरीके से टर्जिट हो गया, खिल गया, तो उसको कहते हैं अस्थायी मलानी बिंदु। ठीक है, यानी जब पौधा मुरझाया हुआ है और मुरझाने के कुछ टाइम बाद आपने उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद फिर से वो खिल जाता है, तो उसको कहेंगे अस्थायी मलानी बिंदु। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद भी पौधा वापस से स्वस्थ नहीं होता, वो खराब हो जाता है, तो उसको कहेंगे स्थायी मलानी बिंदु। मुरझान गुणांक में क्या होगा, मुरझान गुणांक का मतलब क्या होता है कि जब मृदा में पानी की इतनी कमी हो जाती है जिसकी वजह से पौधा वहां से पानी अवशोषित या ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जबकि पौधे में लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। तो जब ये क्रियाएं होती रहती है, पौधा अंदर से पानी नहीं ले पा रहा, जबकि वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी नष्ट हो रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसकी वजह जिसमें क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है, यानी उसकी जो कोशिकाओं की स्पति होती है, टर्जिटी होती है, वो खत्म हो जाती है और पौधा मुरझाता है। तो उस मुरझाने को क्या कहा जाता है, मुरझान बिंदु कहा जाता है। अब मुरझान बिंदु दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, जब आपने जैसे ही पौधे में पानी डाला, वो मुरझाया हुआ पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है, तो उस बिंदु को कहेंगे अस्थायी मलानी बिंदु, यानी मुरझान तो हुआ पर अस्थायी था, यानी जैसे आपने पानी डाला वो फिर से स्वस्थ हो गया, तो उसको कहेंगे अस्थायी मलानी बिंदु। और एक होता है स्थायी मलानी बिंदु, यानी आपने पानी डाला फिर भी पौधा वापस से स्वस्थ नहीं हो पाया, यानी पौधा खराब हो जाता है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, स्थायी मलानी बिंदु। और इन दोनों के गुणांक को क्या कहा जाता है, मुरझान गुणांक, यानी ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा, मुरझान गुणांक। तो मुरझान गुणांक समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसमें, वो होता है स्टिकी पॉइंट, जैसे हिंदी में हम कहते हैं असलन बिंदु या स्टिकी पॉइंट। असलान बिंदु या स्टिकी पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मृदा में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे मृदा कण आपस में चिपके नहीं होते। जब मृदा में क्या होता है, मृदा कण अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं, तो वो क्रिया या वो बिंदु क्या कहलाता है, असलान बिंदु या स्टिकी पॉइंट कहलाता है। यानी मृदा की ऐसी स्थिति जिसमें मृदा कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, अलग अलग इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो उसको उस पॉइंट को कहेंगे हम असलान बिंदु। तो आज हम सिर्फ इन 3-4 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।